अलीसा सक्सेस पॉइंट सभी का स्वागत है। अपना विषय है संस्कृत और संस्कृत में अपना टॉपिक चल रहा था संधि। संधि में हमने स्वर संधि का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उसके बाद में व्यंजन संधि चल रही है और व्यंजन संधि के भी हमने 3 भाग है वो पढ़ लिए हैं। 4 भाग पढ़ लिए हैं हमने। षष्ठतव संधि, षटुतव संधि, जस्तव संधि और चरतव संधि, ये 4 भाग हमने पढ़ लिया है। इसके 2 भाग और बकाया हैं, अनुस्वार संधि और अनुनासिक संधि। आज हम व्यंजन संधि का 5वां भाग है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि के बारे में हमें पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अनुस्वार संधि। इसका सूत्र है मो अनु स्वार। मो अनुस्वार यानी मैं का अनुस्वार हो जाता है। सूत्र से क्या पता चलता है? मैं का अनुस्वार हो जाता है। मो अनुस्वार, मैं का अनुस्वार हो जाता है, ये इस सूत्र से पता चलता है। कब? जब प्रथम पद के अंत में मैं हो और आगे कोई भी व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, और यदि प्लस के बाद में स्वर हो तो वह स्वर मैं के अंदर मिलने से मैं पूर्ण हो जाता है। समझ आ गई? यदि प्रथम पद के अंत में मैं हो और यहाँ पे व्यंजन कोई भी व्यंजन हो तो इस मैं का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? मैं का अनुस्वार हो जाता है। और यदि स्वर हो, यदि कोई स्वर हो तो इस मैं का क्या हो जाता है? मैं पूर्ण हो जाता है। मैं पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना? यदि मैं के बाद में कोई व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, और यदि मैं के बाद में कोई स्वर हो तो ये मैं पूर्ण हो जाता है। मैं आधा होता है और स्वर मिलने से मैं पूर्ण हो जाता है। ये याद रखने की बात है। समझ में आ गई होगी? मो अनुस्वार यानी अनुस्वार संधि, मैं का अनुस्वार हो जाता है। कब हो जाता है? जब मैं के बाद में कोई व्यंजन हो तो ही मैं का अनुस्वार होता है, और यदि स्वर होता है मैं के बाद में तो मैं का अनुस्वार नहीं होता है, मैं पूर्ण हो जाता है। मैं क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। समझ आ गई? जैसे जैसे क्या होता है? हरिम प्लस में वंदे। क्या है? हरिम प्लस में वंदे। प्लस से पहले मैं है और आगे व्यंजन है। ठीक है ना? आगे क्या है? व्यंजन है। तो सिर्फ आगे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ मैं के अंदर ही परिवर्तन होगा। मैं का क्या बनता है? अनुस्वार बनता है। यदि आगे स्वर न हो तो, यदि स्वर न हो तो ही मैं का अनुस्वार बनता है। यदि स्वर होता है तो मैं का अनुस्वार नहीं होता है, मैं ये हलंत है तो मैं पूर्ण हो जाता है। ये याद रखना है। तो यहाँ पे स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए क्या हो गया? अनुस्वार लग जाता है। हरिम वंदे। क्या हो गया? हरिम वंदे। ऐसे ही पढ़ेगा, ये भी ऐसे ही हरिम प्लस वंदे, ये भी हरिम वंदे। नाक्षी बोला था क्यों? मैं भी हलंत है, तो इस प्रकार हरिम वंदे।
फिर है अगला उदाहरण, ग्रहम प्लस गच्छति। क्या है? ग्रहम प्लस गच्छति है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं है, ये कुछ है मैं का अनुस्वार इन में आएगा प्लस से पहले, आगे कोई भी व्यंजन आए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। तो इसी प्रकार इस मैं का क्या हो गया? अनुस्वार हो जाता है। ग्रहम गच्छति क्या हो जाता है? ग्रम गच्छति। समझ में आ गई? अच्छा चलो आगे अगला उदाहरण है, दुखम प्लस प्राप्नोति। दुखम प्लस प्राप्नोति। इसी प्रकार यहाँ मैं है और मैं के बाद में सवर है, सवर नहीं सॉरी व्यंजन है, पे व्यंजन है, पर प्राप्नोति तो पे व्यंजन है, तो मैं का फिर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। दुखम प्राप्नोति क्या हो गया? दुखम प्राप्नोति। सीधा संबंध है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दुखम मैं का अनुस्वार है, ज्यों का त्यों लिखना है, बस मैं का ऊपर अनुस्वार ही लगाना है। क्या लगाना है? मैं का अनुस्वार ही लगाना है। फिर अगला उदाहरण, त्वम पठसी। क्या है? त्वम पठसी। इसी प्रकार आगे व्यंजन है, सवर नहीं है, तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। त्वम पठसी। समझ में आ गई? त्वम पठसी, तो त्वम नाक से बोला जाए, त्वम पठसी। समझ आ गई? यानी मैं का अनुस्वार होता है। अगला उदाहरण है, अहम प्लस धावामी। अहम प्लस धावामी, ये भी व्यंजन है और मैं का फिर वापिस वही अनुस्वार हो जाता है। तो क्या हो गया? अहम धावामी। क्या बन गया? अहम धावामी। है के ऊपर अनुस्वार, मैं का क्या बन गया? अनुस्वार हो जाता। अहम धावामी क्या हो गया? अहम धावामी। समझ में आ गई? चलो अगले उदाहरण, सत्यम प्लस में वद। सत्यम प्लस वद, वद लिख दो या वद है, तो मैं का अनुस्वार हो जाता है इसी प्रकार, क्योंकि आगे व्यंजन है। तो क्या हो जाएगा? सत्यम वद। सत्यम वद या सत्यम वद, यानी सत्य बोले। समझ आ गई? सत्यम वद। फिर है अगला उदाहरण, जो कोई सबर वैसे देखो, कोई ऐसा कोई सबर हो, अहम प्लस में अपि। अहम प्लस में अपि। अब देखो आगे सवर है, व्यंजन नहीं है, इसका मैं इस मैं का अनुस्वार अब नहीं होगा, क्योंकि अपनी परिभाषा में हमने पढ़ा है मैं के बाद में कोई भी व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, और यदि मैं के बाद में कोई सवर हो, प्लस के बाद में सवर हो, तो वो मैं पूर्ण हो जाता है। मैं के अंदर वो सवर मिल जाता है, और मैं है वो आधा है, अलंत है, वो पूर्ण
हो जाता है। तो अहम अपी है तो क्या हो जाता है, अहम में पूरा हो गया अपी, एमपी हो जाए, एमपी, एमपी, एमपी संधि विच्छेद करके पढ़ना बोला जाता है ऑटोमेटिकली, एमपी, एमपी होता है, ठीक है ना। तो एम प्लस में अपी, इस प्रकार स्वर है वो इस में के अंदर मिलने से पूर्ण हो जाता है। समझ में आ गई। तो अनुस्वार संधि छोटी सी है, अनुस्वार संधि है वो छोटा सा भाग होता है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना है कि प्लस से पहले यदि मैं हो और आगे कोई भी व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, ये याद रखना है। क्या करना है, यदि प्लस से पहले मैं हो यानी प्रथम पदांत, पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में मैं हो और आगे दूसरे पद का प्रथम वर्ण है वो कोई भी व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। यदि प्लस के बाद में कोई स्वर हो तो वो मैं के अंदर मिल जाता है और मैं वहां पे पूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार देखो अहम प्लस में आपी है तो मैं पूरा हो गया, यहाँ पे आता है ए इसके अंदर मिलने से मैं पूरा हो गया है। समझ में आ गई। चलो ठीक है, देखें जो भी अगली संधि पे चलते हैं। छठा है अनुनासिक या परसेवल, अनुनासिक या परसेवरण, परसेवरण संधि। अनुनासिक या परसेवरण संधि। परसेवरण यानी बाद में जैसा वर्ण होता है उसका अनुनासिक हो जाता है। आगे यानी प्लस के बाद में कोई स्वर हो तो वह अपने ही पद का पांचवा वर्ण यानी अनुनासिक हो जाता है। समझ आ गई। अपने भाग का क्या हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। कब हो जाता है, यानी यर प्रत्याहार, क्या है, यर, यर प्रत्याहार। यर प्रत्याहार में क्या होता है, जब प्लस से पहले यर प्रत्याहार हो। अब यर में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण य, र, ल, व और स, स, ये होता है, ठीक है ना। प्रथम पद के अंत में इनमें से कोई वर्ण हो, ठीक है, तो वहां पर सवर्ण संधि होती है। क्या होती है, पर सवर्ण संधि होती है या अनुनासिक संधि होती है। इनमें से कोई वर्ण हो तो उनका अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। जैसे देखो इसका नियम नंबर 1 है, अलग दो नियम है, इसमें दो तीन नियम है। तो इसका पहला नियम ये है, यर प्रत्याहार के बाद में यानी प्रथम पद के अंत में यर प्रत्याहार हो और आगे कोई भी वर्ण हो तो यर के स्थान पर अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है।
तो जैसे क्या होता है, वाग प्लस में मूलम, वाग प्लस में मूलम है। क्या है, वाग प्लस में मूलम है। तो यहाँ ग है वो प्रत्येक वर्ग यानी तीसरा वर्ण है, क ख ग, यानी प्रत्येक वर्ग 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 होते हैं क च ट त प, ये 5 वर्ग होते हैं। इन पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो या दूसरा अक्षर हो या तीसरा हो या चौथा अक्षर हो, कहाँ पे, प्लस से पहले। आगे कोई भी व्यंजन या स्वर कुछ भी हो सकता है। तो इस ग का यानी प्रथम जो ये वर्ण है, इनका अपने वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे वाग प्लस मूलम है, तो ग कौन सी लाइन का है, कैवल लाइन का है, और कैवल लाइन का 5वां वर्ण क्या होता है, अंग होता है। क्या होता है, अंग होता है। तो क्या हो जाएगा, वा ग का आधा क्या होता है, अंग। क्या हो गया, अंग। वांग, सिर्फ इसमें परिवर्तन होना है, आगे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होना। तो क्या हो गया, वांग मूलम। क्या हो गया, वांग मूलम। ये याद रखना है। पहला जो है इसमें परिवर्तन होना है, आगे वाले में परिवर्तन नहीं होना है। तो वाग वाग मूलम क्या हो गया, वांग मूलम, यानी ग है वो कैवा लाइन का 5वां वर्ण, यानी कैवा लाइन का है, तो कैवा लाइन का 5वां वर्ण क्या होता है, अंग होता है। तो ग का क्या हो गया, अंग हो जाता है। फिर है अगला उदाहरण, षड प्लस में मयूख है। षड प्लस में मयूख। अब ड है कौन सी लाइन का है, टे वाली लाइन का, कौन सी का है, टेबल लाइन का है। और टेबल लाइन का 5वां वर्ण क्या होता है, ट ठ ड ढ अंग, अणे होता है। क्या होता है, अणे। तो ड का क्या बन जाता है, अणे बन जाता है। तो षण, क्योंकि ड आता है तो अणे भी आता होता है, तो षण मयूख, क्षण मयूख, ये हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षण मयूख, या क्षण मयूख लिख दो, चाहे क्षण मयूख, ठीक है ना। चलो आगे, एतद क्या है, एतद क्या हो गया, एतद मुरारी, एतद मुरारी। तो तैवाल लाइन का 5वां वर्ण क्या होता है, आगे में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ पहला जो प्लस से पहला है वो ही अपने वर्ग का 5वां वर्ण होता है। तैवाल लाइन का 5वां वर्ण क्या होता है, न होता है। तो क्या बन गया, एत, और दे का क्या बन गया, दे आधा है तो न भी आधा हो गया, एतन मुरारी। क्या हो गया, एतन मुरारी। क्या बन जाता है, एतन मुरारी हो जाता है। एतद प्लस में मुरारी, दे का अपने वर्ग का 5वां वर्ण क्या हो जाता है, न हो जाता है। क्या हो जाता है, न। तो क्या हो गया, एतन मुरारी। फिर है चिद, क्या है, चिद प्लस में क्या होता है, चिद प्लस में मयम, चिद चिद प्लस में मयम। इसी प्रकार द ऊपर है, द यहाँ, तो द का क्या हो जाता है, न हो जाता है 5वां वर्ण। तो चिन्ह आधा, क्यों आधा दे, तो आधा नहीं होगा, चिन्ह मयम, चिन्हम्य, चिन्हम्य क्या हो जाता है, चिन्हम्य, ये होता है। क्या बोला जाता है इसको, चिन्हम्य।
फिर है आगे कोई उदाहरण। तद प्लस में मात्रम। क्या है? तद प्लस में मात्रम। क्या है? तद प्लस में मात्रम। तो द है, और द वाला लाइन का पांचवा वर्ण क्या होता है? न होता है। तो तन मात्रम। क्या हो गया? तन मात्रम। तन मात्रम हो जाए। क्या हो गया? तद मात्रम का तन मात्रम हो जाता है। तद, तद ये अनुस्वार नहीं है, ऊपर वाले हलंत है, ये ध्यान रखना है। ये हलंत है इसका द का। कभी ये सोचिए अनुस्वार अनुस्वार नहीं है, द आधा है, नीचे हलंत लगा हुआ है। तो तन मात्रम, तद मात्रम का क्या हो गया? तन मात्रम। फिर है अप प्लस में मयम। अप प्लस में क्या है? मयम है। तो पे वाला लाइन का इसी प्रकार पांचवा वर्ण क्या होता है? मैं होता है। क्या होता है? मैं। तो मैं आधा हो गया, क्योंकि पे आधा है तो मैं भी आधा हो गया। अम्मयम, अम्मयम, अम्मयम। क्या हो गया? अम्मयम हो जाता है। ठीक है ना? तो यर प्रत्याहार, यर प्रत्याहार के आधार पर प्रथम पद के अंत में यर प्रत्याहार हो और आगे कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो, यानी इस पहला जो यर प्रत्याहार है वो अपनी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? अपनी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यानी प्रत्येक वर्ग का, यानी यर में क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण होता है, और यर लव और श तीनों श होते हैं। समझ आ गई? चलो इसका दूसरा नियम। इसका दूसरा नियम है, यदि उसमें तो प्रथम पद के अंत में यर प्रत्याहार, यर प्रत्याहार का यानी कोई वर्ण हो, और इसके दूसरे नियम में क्या है? अनुस्वार के बाद में क्या है? अनुस्वार के बाद में यही प्रत्याहार क्या होता है? ये प्रत्याहार, ये प्रत्याहार होना चाहिए। अब ये प्रत्याहार में क्या होता है? वही होता है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, और य र ल व, और इसमें सिर्फ दो से होते हैं, स, सॉरी ये नहीं है, ये होता है। यानी अनुस्वार प्लस में यह प्रत्याहार। ये प्रत्याहार हो, पहले अनुस्वार हो और आगे ये प्रत्याहार हो, तो पर वर्ण हो जाता है। पर वर्ण अपने अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। पर वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। इस सूत्र के आधार पर दूसरा नियम ये कहता है, अनुनासिक या परसवर्ण संधि में प्रथम पद के अंत में अनुस्वार होना चाहिए और आगे ये प्रत्याहार होना चाहिए। ये प्रत्याहार में आपको बता दिया कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण होता है,
और यरलव और दो स होते हैं, ये याद रखना है। तो अनुस्वार के बाद में ये प्रत्याहार हो तो अनुस्वार का, इस अनुस्वार का क्या हो जाता है, पर वर्ण, यानी आगे कोई वर्ण होता है उसका पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे देखो जैसे कोई मुंह प्लस कित, क्या होता है, मुंह प्लस कित है। अब देखो यहाँ पे अनुस्वार है, प्लस से पहले, प्लस से पहले क्या है, अनुस्वार है, और आगे ये है, ये प्रत्याहार है, क आता है, क्योंकि क प्रथम यानी वर्ग का पहला वर्ण होता है क। तो इस अनुस्वार का इसका पांचवा वर्ण हो जाता है, क वाली लाइन का पांचवा वर्ण क्या होता है, वह होता है सिर्फ इस अनुस्वार का, ये अनुस्वार है ना, इसका ही होगा। क्या होगा देखो, मुंह का मुंह लिख देंगे, इस अनुस्वार का क्या हो जाता है, अंग हो जाता है। क्या हो जाता है, अंग। आधा होता है तो मात्रा यहां से लगेगी, और कीता है, मुंग कीता है, ठीक है ना। मुंग प्लस कीता है, इस अनुस्वार है, इस अनुस्वार का क्या हो जाता है, आगे आगे वाला जो वर्ण है ना उसका पांचवा वर्ण हो जाता है। आगे कै वाला लाइन है तो इसका पांचवा वर्ण क्या होता है, अंग होता है। तो मुंग कीता है, क्या बन गया, मुंग कीता है। मुंग प्लस मुंग प्लस में क्या होता है, वंचित, ठीक है ना। तो च है, अब इस अनुस्वार का क्या हो जाता है, च, यानी च वाला लाइन है तो इसका पांचवा वर्ण हो जाता है। देखो मुंह आता ये ची, ये हो जाता है मुंचित है, क्या बन गया, मुंचित है। मुंह प्लस चित है तो क्या बन गया, छह वाला लाइन का इस अनुस्वार का क्या बन जाता है, पांचवा वर्ण। छह वाला लाइन का पांचवा वर्ण क्या होता है, ये होता है। क्या होता है, ये होता है। इस प्रकार मुंह प्लस में डनम, मुंह प्लस में डनम। अब डे देखो कौन सी लाइन का है, टे वाली लाइन का है। डे कौन सी लाइन का है, टेबल लाइन का है, और टेबल लाइन का पांचवा वर्ण क्या होता है, अणय होता है। क्या होता है, अणय। मुंह, और ये अनुस्वार का होता है, अनुस्वार का क्या होता है, न होता है। क्या, आधा न हो गया, और डनम का डनम। मुंडनम, क्या बन गया, मुंडनम। मुंह प्लस डनम क्या बन गया, मुंडनम। समझ आ गई, मुंह प्लस में डनम, मुंडनम हो जाता है। इस प्रकार यानी अपनी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। फिर है नम प्लस में दति, नम प्लस में दति है तो द है आगे, और पहले अनुस्वार है तो इस अनुस्वार का द वाला लाइन का पांचवा वर्ण क्या होता है, न होता है, तो न बन जाएगा। इसी प्रकार में न और अनुस्वार का आधा न हो गया, अर्धति, क्या हो गया, नंदती। नम प्लस में दत्ती क्या हो गया, नंदती, ठीक है ना। एक दो उदाहरण और है, समय आ गई होगी। यानी अनुस्वार है, सिर्फ अनुस्वार के अंदर ही चेंज होगा, आगे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार इसका जो पहला था वो मैं आ रहा था, उसके
यहाँ पे कोई व्यंजन था, उसका पांचवा वर्ण अपनी वर्ग का पांचवा वर्ण हो रहा था इस साइड में, लेकिन यहाँ पे आगे वाला जो वर्ण है उसको देख करके पांचवा वर्ण बनता है। पहले नियम ये था कि पहले कोई यर प्रत्याहार हो और आगे कोई भी सवरे व्यंजन हो, तो पहले जो उसका अनुस्वार था वो नहीं, वो पहला जो व्यंजन है वो आगे वाले को देख करके वो उसका अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता था। इसमें पहला मैं है और आगे ये प्रत्याहार है, तो आगे वाले को देख करके इस अनुस्वार का पांचवा वर्ण बनता है। क है तो क का अनुस्वार का क्या हो गया, ङ हो जाता है। इसी प्रकार च है तो इस अनुस्वार का यह हो जाता है। यहाँ पे ड है तो ट वाला लाइन का इस अनुस्वार का, सॉरी यहाँ पे अण होता है, ड है ना तो ये अण होता है, नहीं गलत लिख दिया, ये ड है और ड का ये क्या हो गया, अण हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे अनुस्वार है आगे द है तो द वाली पांचवी लाइन का क्या होता है, न होता है, तो नंदती, इस प्रकार होता है। चलो एक दो और उदाहरण लिखते हैं। क्या है, त्वम प्लस, त्वम प्लस में क्रोशी, त्वम प्लस में क्रोशी है। तो इसी प्रकार कहवाल लाइन का ये अनुस्वार का पांचवा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, त्व और कहवाल लाइन का पांचवा वर्ण अंग होता है और क यहां लिख देते हैं, त्वं क्रोशी। त्वं क्रोशी, ये त्वं क्रोशी, त्वं प्लस क्रोशी है तो कहवाल लाइन के आधार पर इस अनुस्वार क्या हो जाता है, अंग हो जाता है। आगे शत्रुम क्या आता है, शत्रुम प्लस में जयति, शत्रुम प्लस में जयति। तो चैवा लाइन का जय है तो चैवा लाइन का पांचवा वर्ण क्या होता है, यह होता है। क्या होता है, यह होता है। तो शत्रु का शत्रु लिख देंगे और अनुस्वार क्या हो जाता है, यह होता है आधा। क्या बनता है, आधा ही बनता है अनुस्वार का। ठीक है, आगे जयति का जयति, शत्रुन जयति, शत्रुन प्लस में जयति क्या हो गया, शत्रुन जयति होती। क्या होता है, शत्रुन जयति। इस प्रकार इसका दूसरा नियम यह है कि अनुस्वार के बाद में ये प्रत्याहार हो तो अनुस्वार का पर शय वर्ण हो जाता है। पर मीन्स बाद वाला जो वर्ण है उसके समान अनुस्वार हो जाता है। जैसे कहवा लाइन का है तो उसी का अनुस्वार हो जाता है, चैवा लाइन है तो उसका अनुस्वार हो जाता है पांचवा वर्ण, टैवा लाइन है तो उसे टैवा लाइन का भी पांचवा वर्ण हो जाता है। यदि तैवा लाइन हो तो तय वाली लाइन का पांचवा वर्ण हो जाता है। इस प्रकार पर शय वर्ण हो जाता है, तभी तो इसका पर शय वर्ण संधि नाम रखा है साथ में, अनुनासिक या पर शय वर्ण संधि। समझ आ गई होगी। तो याद रखना है ये प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और यर अलावा और शय होते हैं। ठीक है, चलो इसका एक नियम और है आगे, तोरली नाम सूत्र से बहुत प्रसिद्ध है। तीसरा नियम,
तोरली सूत्र है, या तोरली सूत्र के आधार पर क्या होता है ये याद रखना है। तोरली यानी तय वर्ग का लय हो जाता है, तय वर्ग का लय हो जाता है कब, कि प्लस से पहले तय वर्ग हो और आगे लय हो तो तय वर्ग का लय हो जाता है। देखो जैसे सूत्र क्या है, तय वर्ग और प्लस में लय, पहले तय वर्ग हो और आगे लय हो तो इस तय वर्ग का लय हो जाता है, इस तय वर्ग का क्या हो जाता है, लय हो जाता है। आगे में कोई परिवर्तन नहीं होना है, सिर्फ तय वर्ग का ही बदलना है। तोरली यानी तय का लय हो जाता है, सूत्र क्या है, तोरली है। तो इसके आधार पर ये यानी याद रखना है कि तोरली में क्या होता है, तय के स्थान पर लय हो जाता है। समझ आ गई, ये बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है तोरली, इसमें कई बार पूछ लेते हैं क्योंकि अनुस्वार या परसवर्ण संधि है, इसी का ये उदाहरण है। यदि यानी प्लस के बाद में ले आ जाए तो उसमें क्या बनता है, उसमें पहले वो यर प्रत्याहार है उसमें बताया था ना, उसमें कोई भी वर्ण कोई भी व्यंजन हो तो उसमें ये ले आता है ना तो उसका अपने वर्ग का पांचवा वर्ण नहीं बनता है, वो याद रखना है। तो यदि प्लस के बाद में ले आता है तो जो यर प्रत्याहार में कोई वर्ण आता है उसका उसमें से तय जो लाइन है ना, तय वाली लाइन में तय उस तय वाली लाइन का लय बन जाता है और बाकी का नहीं होता है, सिर्फ तोरली के सूत्र के आधार पर तय वाली जो लाइन है उसका ही बनता है, तय वाली लाइन का क्या बनता है, लय बनता है। जिस प्रकार जैसे तद प्लस में ले, तद प्लस में क्या है, तद प्लस में ले है, तद प्लस में ले है। ये तय द है वो किस वर्ग का है, तय वाली लाइन का है, किसका है, तय वाली लाइन का है। यर प्रत्याहार में भी ये आया था लेकिन उसके आगे लय वर्ण नहीं आया, यदि लय वर्ण आता है तो तय वाली लाइन के स्थान, केवल तय वाली लाइन के स्थान पर लय बनता है, बाकी यर प्रत्याहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ तय वाली लाइन आती है तो ही लय के स्थान पर द के ये द है इसके स्थान पर लय होता है। जैसे देखो त और द है, द का आधा लय होता है, क्योंकि द आता है तो लय भी आधा होगा और आगे में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लय का लय, तलय तल्य क्या हो गया, तल्य, तद प्लस में लय तो तल्य है। अब ये भी याद रखना है, संधि विच्छेद करना इसमें इसमें तल्य है और कह देंगे इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विलय का क्या बनता है, तो ये तोरली सूत्र यदि हमको याद होगा इस आधार पर तो हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तोरली सूत्र हमें याद है तो हम ये कर सकते हैं कि डबल लय है इसका मतलब पहला वाला लय है उसका तय वर्ग है, क्या है, तय वर्ग है। तो अब तय वर्ग कौन सा बनेगा, इसका तत् लिखे या तद लिखे या तथ लिखे या तथ लिखे या तन लिखे, वो यानी शब्द से ही बनना चाहिए, शब्द तत् प्लस ले, तत् प्लस ले भी लिख सकते हैं और तद प्लस में ले। अब तथ थ लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए जो यानी सही लगे ना उस वो बनाना पड़ता है, तो तद प्लस में ले या तत् प्लस में ले भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि तल्य है इसमें संधि विच्छेद करेंगे
तो पहला ल है वो तय वर्ग का बनता है। किसका बनता है? तय वर्ग का बनता है। समझ आ गई? अगला उदाहरण, जगत प्लस में ले। क्या है? जगत प्लस में ले। इसमें आगे ले है, आगे ले आएगा तभी तो तय वर्ग का परिवर्तन होता है। सिर्फ तय वर्ग का ही परिवर्तन होना है और किसी का नहीं होना है। जगत प्लस ले तो जग आधा ले हो गया तय का और आगे पूरा जगल्य है। जगल्य है क्या हो गया? जगल्य हो गया। जगत प्लस में लेगा क्या हो गया? जगल्य है। अब इसी प्रकार इसका संधि विच्छेद करना चाहे तो इसका क्या संधि विच्छेद होगा? मान लो ये आ जाए कि इसकी संधि विच्छेद कीजिए और इसमें कौन सी संधि है, तो संधि का नाम तो अनुनासिक या परसेवरन है, ये भी लिखना, या ये कहते अनुनासिक संधि का निम्न में से कौन सा उदाहरण इसका संधि विच्छेद करे, या अनुनासिक संधि निम्न में शब्दों में से किस शब्द की अनुनासिक संधि होती है। तो ये इनमें से दिया हो तो ये अपने ये लिखना पड़ेगा कि ये शब्द आज मान लो उसमें लिखा हो एवैसद में, तो ये होगा जगल प्लस में, यानी जगत प्लस में ले है तो ये, यानी या ये जगल्य शब्द लिखा हो तो जगल्य शब्द है वो परसेवरण या अनुनासिक संधि का उदाहरण है। क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं, किसी प्रकार से पूछ लेते हैं, या तो ये हो गया जगल्य का संधि विच्छेद निम्न एवैसद में क्या होगा, तो इस प्रकार ये दे दिया, या फिर शब्द दे देंगे अलग अलग और उनमें कह दिया कि निम्न शब्दों में से अनुनासिक या परसेवरण संधि का कौन सा उदाहरण है, तो ये जगल लय है। ठीक है ना? तो ये याद डबल लय है, इसकी पहचान यही है तोरली सूत्र की, जहां पे डबल लय आता है इसका मतलब तोरली सूत्र का उदाहरण है और ये अनुनासिक या परसेवरण संधि का उदाहरण है। ये याद रखना है हमेशा, यानी जहां भी डबल ले दिखाई दे। फिर आगे देखो, विद्वान प्लस में लिखती। क्या है? विद्वान प्लस में लिखती। ठीक है ना? तो न वही है, टेबल लाइन का है। क्या है? टेबल लाइन का है और आगे ल है। ली है, ली का मतलब ई की मात्रा वो बाद में है, ल पहले है और ई की मात्रा क्या है? बाद में। ये याद रखना है। कभी ये सोचे ई की मात्रा है, यहाँ पे तो ल तो बाद में आता है, नहीं, पहले ल है और बाद में ई की मात्रा है। तो विद्वान प्लस लिखती है तो इस न का क्या बन जाता है? ल हो जाता है। क्या? ल। जैसे विधवा और इस न का क्या हो जाता है? न आधा है तो ल भी आधा होता है और लिखती। विद्वान लिखती, विद्वान, विद्वान लिखती। ठीक है ना? इस प्रकार विद्वान प्लस में लिखती। इसमें से कोई पूछते हैं तो ये आएगा शब्द इनमें से और इनका संधि विच्छेद पूछा जाएगा। ये याद रखना है। जहां तक हो सके ये शब्द इनमें से शब्द आएगा और इनका संधि विच्छेद पूछा जाएगा। भाई ये शब्द दे दिया और निम्न में से इसकी संधि विच्छेद, निम्न में से सही संधि विच्छेद कौन सी है। अगला उदाहरण, जगत। क्या है? जगत प्लस लक्ष्य, जगत प्लस लक्षणा। क्या है? जगत प्लस लक्षणा। इसी प्रकार तैवर्ग है और आगे लय, लय है तो तैवर्ग का लय हो जाता है। तय का क्या हो जाता है? लय हो जाता है। जगल आधा तय है तो आधा ही लय होगा। जगल लक्षणा।
क्या हो गया, जगल लक्षणा, जगत लक्षणा। तो संधि विच्छेद इस, हाँ पूछ सकते हैं। शब्द सही शब्द है जगत प्लस लक्षणा का सही शब्द कौन सा है, अवच्छेद में दे दिया। तो ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है, या इसका संधि विच्छेद भी पूछ सकते हैं कि जगल लक्षण शब्द है, इसकी निम्न में से सही संधि विच्छेद क्या है, ये याद रखना है, ठीक है ना। जहां भी डबल हो तो इसका मतलब तय वर्ग होगा। फिर आगे कोई उदाहरण, विलसत क्या है, विलसत प्लस लंका, विलसत प्लस लंका, तय वर्ग है यानी तय है, और आगे लय है, तो तय के स्थान पर क्या हो जाता है, लय हो जाता है। किस सूत्र से, तोरली सूत्र से होता है। तो इसी प्रकार में विलसत तय नहीं आएगा, विल्स तय का क्या हो गया, आधा लय, और आगे लंका। विलसलंका, 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 ये होगा विलसत लंका, विलसत लंका क्या हो गया, विलसलंका। इस प्रकार ये तोरली सूत्र है। तोरली सूत्र किसमें लगता है, अनुनासिक या परसैवर्ण संधि में लगता है, ये इसका नियम है। तीसरा ये याद रखना है, पहले यर प्रत्याहार है उसमें बताया था कि यर प्रत्याहार के बाद में कोई भी व्यंजन हो तो वह अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, लेकिन वहां पर एक तोरली सूत्र के आधार पर लय जो वर्ण आएगा, तो तोरली सूत्र के आधार पर लय का, लय जो बाद में प्लस के बाद में, तो पहले यदि तयवर्ग है, यर प्रत्याहार के अंदर तयवर्ग आता है, तो उस तयवर्ग का लय ही बनता है, अनुनासिक नहीं बनेगा, ये याद रखना है। यदि लय आगे आए तो तयवर्ग का अनुनासिक नहीं होगा, उसका लय ही बनेगा, ये याद रखना है। समझ आ गई। तो इस प्रकार व्यंजन संधि पूर्ण होती है। व्यंजन संधि की इस प्रकार से 6 भाग है, षष्ठुतौ संधि, षटुतौ संधि, जस्तौ संधि, चरतौ संधि, अनुस्वार संधि और अनुनासिक संधि। समझ में आ गई होगी। इस प्रकार व्यंजन संधि आज पूर्ण होती है। संधि के 2 भाग क्लियर हो गए, हो सकता है, मुझे विश्वास है कि आप सबको समझ में आई होगी। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से लिखना है, ये याद रखना है। विशेष रूप से इसमें से पूछ लेते हैं बहुत बार तोरली सूत्र का, क्योंकि तोरली सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, इसमें से पूछते हैं लगभग। हो सकता है ये संधि विच्छेद किया हुआ पूछ ले, हो सकता है ये कोई शब्द दे दिया और शब्द का संधि विच्छेद पूछ ले, तो ये याद रखना है। मान लो ये कोई शब्द हो इनमें से, तो आप याद रखना है कि जहाँ पे डबल लय है तो इसका मतलब तोरली सूत्र का उदाहरण है ये, और परसैवर्ण या अनुनासिक संधि है। इसमें डबल लय जहां पे दिखाई दे, इसका आपको याद रखना है कि ये तोरली सूत्र का उदाहरण है। तोरली सूत्र में तय वर्ग के स्थान पर लय होता है, ये याद रखना है। ये आते हैं, निश्चित आते हैं, इनमें से जहां तक हो इसमें से इसके अंदर ही पूछा जाता है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।